सो हेलो देयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है और बहुत सारी चीज़ें। ये वीडियो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस की सीरीज़ का 3rd एपिसोड है। ओके, तो चलिए देखते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, लेकिन इंट्रो के बाद। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या हैं? इन्हें सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, उसके फेवर में काम करते हैं। राइट नाउ, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को और डिटेल में जानने से पहले हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। वैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। ओके ना, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, मतलब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो इसके अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर एम्प्लॉयड हैं: एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन भी कहा जाता है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने तो एड्रेनलिन पढ़ा था, ये एपिनेफ्रिन बता रहे हैं, दोनों सेम है। ओके, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि चलो न्यूरोट्रांसमीटर तो हमें समझ में आ गया, पता चल गया कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमिशन कैसे होता है? तो चलिए देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमिशन। इसका न्यूरोट्रांसमिशन भी सेम है एसिटिलकोलिन की तरह, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। बस कुछ डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में एंट्री होती है टायरोसिन की, जो कि एक अमाइनो एसिड है, और जिस दरवाजे से वो एंटर करता है उसे कहते हैं सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। ना जो टायरोसिन एंटर हुआ है उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और बनता है L3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन, आसान भाषा में एल डोपा, और आप लिवोडोपा भी कह सकते हैं ना। ये एल डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, और फिर इस डोपामीन को स्टोर कर दिया जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। अब जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है तो इस पोजीशन पर जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से जो हमारे वेसिकल्स हैं वो न्यूरॉन्स के साथ फ्यूज़ होते हैं और साइनैप्स में रिलीज़ होता है नॉर एपिनेफ्रिन। अब आप कहोगे कि स्टोर तो डोपामीन हुआ था, तो रिलीज़ नॉर एपिनेफ्रिन कैसे हो रहा है? तो देखो, जब डोपामीन स्टोर किया जाता है वेसिकल के अंदर, तो वो वेसिकल के अंदर ही नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? अब रिलीज़ होने के बाद नॉर एपिनेफ्रिन का काम सिंपली यही है कि वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टार्स हैं उनसे जाकर बाइंड करता है और इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। तो इस तरीके से दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। अब एक बात और है कि रिसेप्टार्स सिर्फ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर नहीं है, वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर भी प्रेजेंट है। अब आप कहोगे कि हमें तो इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन पर भेजना है, तो इस न्यूरॉन पर रिसेप्टार की क्या ज़रूरत? तो ज़रूरत है। देखो क्या होता है कि जब हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सारे रिसेप्टार ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जब सारे रिसेप्टार ऑक्यूपाई हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए कोई रिसेप्टार नहीं बचता पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टार पर बाइंड करते हैं। और इस रिसेप्टार पर बाइंड करने की वजह से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को पता चलता है कि इनफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुका है, तो इस वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज स्टॉप करते हैं। तो ये रिसेप्टार एक नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म पर काम करता है ना। अब जो नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड हुआ है रिसेप्टार से, वो हमेशा बाइंड तो नहीं रहेगा, तो इम्पल्स ट्रांसमिट होने के बाद वो डिटैच हो जाता है। अब डिटैच होने के बाद क्या, कहाँ जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन? तो नॉर एपिनेफ्रिन के पास 3 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड में डिफ्यूज़ कर दिया जाए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेगा। दूसरा ये है कि साइनैप्स में एक एंजाइम प्रेजेंट है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, आसान भाषा में COMT। ये एंजाइम नॉर एपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करता है। ओके, और तीसरा रास्ता ये है कि नॉर एपिनेफ्रिन का रीअपटेक होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। हाँ, एसिटिलकोलिन के ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन में नॉर एपिनेफ्रिन पूरा रीअपटेक हो सकता है, और मोस्टली यही होता भी है। इसका रीअपटेक जिस ट्रांसपोर्टर से होता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड डिपेंडेंट नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। अब नॉर एपिनेफ्रिन का रीअपटेक होने के बाद भी उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि वो वापस से साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाएगा और फिर से रिलीज़ होगा, मतलब आसान भाषा में ये रिसाइकल कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है बाय द एंजाइम कॉल्ड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, MAO।
ओके, तो कुछ इस तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन का न्यूरोट्रांसमिशन होता है। लेकिन क्या सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के होने से रिस्पॉन्स मिल जाएगा? नहीं, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए आधा रोल न्यूरोट्रांसमीटर प्ले करता है तो आधा रोल रिसेप्टार का होता है, राइट। हर स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टार्स होते हैं जिनसे वो बाइंड करते हैं और रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टार्स के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रॉडली दो मेन टाइप के रिसेप्टार्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा के और टाइप्स हैं जैसे अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। बीटा के टाइप्स हैं बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के अंदर और भी सब टाइप्स हैं जैसे अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B, अल्फ़ा 1D, अल्फ़ा 2A, अल्फ़ा 2B, अल्फ़ा 2C। लेकिन चीज़ों को सिंपल रखते हैं। अभी के लिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 करके ही देखते हैं। तो अब रिसेप्टार्स पता चल गए, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो अब देखते हैं इनकी लोकेशन। शुरू करते हैं अल्फ़ा से। वैसे आपने अल्फ़ा मेल्स के बारे में सुना होगा, राइट। कैसे होते हैं वो? बिल्कुल एकदम डैशिंग, अमेजिंग, सबको पसंद आते हैं, मतलब एकदम कूल, राइट। तो उनका मोटो होता है बी कूल, लेकिन COOL वाला कूल नहीं, KUL वाला कूल, ओके। तो ये जो वर्ड है बी कूल, इससे आपको अल्फ़ा 1 रिसेप्टार की लोकेशन पता चल जाएगी। देखो, B फॉर ब्लड वेसल्स, E फॉर आइज, K फॉर किडनी, U फॉर यूरिनरी स्फिंक्चर्स, नॉट ब्लैडर्स, नथिंग, यूरिनरी स्फिंक्चर्स, एंड L फॉर लिवर, ओके। अब ये एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे? तो देखो, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, ये जनरली स्मूथ मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनकी बात की जा रही है, ओके। आइज़ में माइड्रियासिस करते हैं, किडनी में रेनिन के रिलीज़ को डिक्रीज़ करते हैं, यूरिनरी स्फिंक्चर्स से यूरिन का रिटेंशन करते हैं, और लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, ओके। अब अल्फ़ा 2 रिसेप्टार्स की बात करें तो बहुत सिंपल और ईजी है। ये सिर्फ पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज कराते हैं। उसके अलावा हमने जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर रिसेप्टार देखा था वो अल्फ़ा 2 रिसेप्टार ही था, एग्जैक्टली। तो ये प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग पर भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म से काम करते हैं, ओके। तो अल्फ़ा 2 की ये लोकेशंस हैं, पैनक्रियाज और प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग। अब बात करते हैं बीटा रिसेप्टार्स की। तो बीटा रिसेप्टार में बीटा 1 एंड बीटा 2 की लोकेशन के लिए एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो क्या हुआ कि मेरा फार्माकोलॉजी का वाइवा चल रहा था। एक्सटर्नल ने मुझसे जो भी सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा था, कुछ सही कुछ गलत। अब इसमें ही उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि बीटा 2 रिसेप्टार की लोकेशन क्या है। अब बीटा 1 और बीटा 2 में हार्ट और लंग्स की लोकेशन में मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने हार्ट को प्रायोरिटी दी और कह दिया कि बीटा 2 हार्ट में होगा। उन्होंने कहा ठीक है। और बीटा 1 की लोकेशन क्या है? तो ऑप्शन तो एक ही था, मैंने कहा लंग्स में। तो इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास हार्ट कितना है। अब ये क्वेश्चन सुन के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर कहा कि एक हार्ट है। उन्होंने कहा लंग्स कितना है? मैंने कहा 2। तो इस पर उन्होंने कहा कि यही बीटा रिसेप्टार की लोकेशन भी है, मतलब एक हार्ट है तो बीटा 1 रिसेप्टार हार्ट में है, और 2 लंग्स है तो बीटा 2 लंग्स में है, ओके। तो इसके बाद कभी भी बीटा रिसेप्टार की लोकेशन में मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, कभी भी नहीं भूला उसके बाद। तो शायद आपको भी ये काम आ जाए। बाकी उसके अलावा बीटा 1 और एक जगह पर प्रेजेंट है, किडनी में। और इस पर वो लॉजिक मत लगाना क्योंकि किडनी 2 है, ओके। बट बीटा 1 किडनी में है और रेनिन का रिलीज इंक्रीज कराता है। अल्फ़ा 1 रेनिन का रिलीज डिक्रीज कराता है, बट बीटा 1 इंक्रीज कराता है, राइट। तो बीटा 1 यानी 2 लोकेशंस पर प्रेजेंट है, हार्ट एंड किडनी। अब बीटा 2 तो आपको पहले से पता है कि लंग्स में प्रेजेंट है, वहाँ पर ब्रोंकोडाइलेशन करता है। उसके अलावा हमारे स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल्स में भी है, जहाँ वो वेसोडाइलेशन करता है। उसके अलावा स्मूथ मसल्स में है, GIT और यूट्रस के, जहाँ पर GI मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं और यूट्रस में लेबर इनहिबिशन करते हैं। उसके अलावा पेनक्रियाज में है, जहाँ इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई बीटा 2 रिसेप्टार्स की। बीटा 3 की लोकेशन सिंपल है, ये एडिपोज टिश्यू में है, जहाँ लिपोलाइसिस करते हैं, मतलब लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में है, जहाँ पर ब्लैडर का रिलैक्सेशन करते हैं, ओके। तो ये 2 लोकेशन है बीटा 3 की। तो ये बात हो गई रिसेप्टार के लोकेशन की। अब देखते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, एड्रेनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है? तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्शन।
डायरेक्ट एक्टिंग में ऐसे ड्रग्स आते हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, फिनाइलेफ्रिन, सैल्बुटामॉल एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो खुद रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं करते, लेकिन जो बाइंड होता है रिसेप्टर पर उसे अवेलेबल कराते हैं। मतलब ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? नॉरएपिनेफ्रिन, राइट। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवाते हैं। अंडरस्टैंड। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो टायरामाइन एंड एम्फेटामाइन। फिर लास्ट है मिक्स्ड एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो रिसेप्टर पर बाइंड भी करते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज भी करवाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एफेड्रिन एंड डोपामाइन एक्सेट्रा। ओके, तो ये बात हो गई एड्रेनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बहुत सिंपल है। देखो, स्टार्ट करते हैं सर से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो इन ड्रग्स की ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील होता है। उसके बाद हार्ट की बात करें तो हार्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं। अब ये कैसे करते हैं? पेस मेकर सेल्स की एक्टिविटी को एनहांस करके ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में भी अगर नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो वो नॉर्मली इंक्रीज करता है। आइसोप्रेनलिन की बात करें तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और डायस्टोलिक डिक्रीज करेगा। अंडरस्टैंड। एड्रेनलिन के आईवी इन्फ्यूजन की अगर बात करें तो उसके आईवी इन्फ्यूजन के रेट से चेंजेस हो सकते हैं। मतलब अगर स्लो इन्फ्यूजन देंगे तो सिस्टोलिक इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक डिक्रीज होगा। लेकिन अगर रैपिड इन्फ्यूजन देंगे, जो कि एनिमल्स में देखा गया है, तो उसमें सिस्टोलिक भी इंक्रीज होता है और डायस्टोलिक भी इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद ब्लड वेसल्स की बात करें तो आपको पता है ब्लड वेसल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन भी होता है और वेसो डायलेशन भी होता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है अल्फा 1 की वजह से और वेसो डायलेशन होता है बीटा 2 की वजह से। रेस्पिरेशन की बात करें तो एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन काफ़ी पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं। यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन की बात नहीं हो रही, सिर्फ एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन काफ़ी अच्छे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो कि बीटा 2 रिसेप्टर पर वर्क करते हैं। उसके बाद आइज़ की बात करें तो माइड्रियासिस होता है अल्फा 1 की वजह से और इंट्राओक्यूलर टेंशन डिक्रीज होता है। जीआईटी की बात करें तो गट का रिलैक्सेशन होगा और जीआई मोटिलिटी डिक्रीज होगी, पेरिस्टालसिस डिक्रीज होगा। ओके। यूट्रस की बात करें तो नॉर्मली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो यूट्रस रिलैक्स होगा। ओके। तो ये सारी बातें हो गई फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की एड्रेनर्जिक ड्रग्स के। अब देखते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो रेस्टलेसनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, ट्रेमर वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर लार्ज डोज दें, मतलब टॉक्सिसिटी जैसा अगर हो जाए, तो सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी हो सकता है। अंडरस्टैंड। लेकिन ये सब काफ़ी ज़्यादा लार्ज डोज पर। उसके बाद अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की भी बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या फिर हाइपरथायराइड वाले पेशेंट्स हैं या फिर एंजाइना वाले पेशेंट्स हैं, इन तीनों पेशेंट्स को एड्रेनर्जिक ड्रग्स नहीं दिए जाते। उसके अलावा अगर हेलोथेन का एनेस्थेटिक्स दे रहे हैं तो उस पर भी नहीं दिए जाते, वरना एरिथमिया का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जो पेशेंट्स बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं उन्हें भी मना किया जाता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स देने को। तो ये बात हो गई एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब आप अपना एड्रेनर्जिक ड्रग्स का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये लेफ्ट वाली वीडियो देखकर। ये वीडियो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताएगी और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।